2026 के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझें तो आपको क्या लगता है कि ये शांति वाला साल रहेगा या इसमें भी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी? सबसे पहले तो जितना 2025 खराब अवस्था में गया उतना ही 2026 प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2026 अब आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो जो शेयर मार्केट है उसका क्या स्वभाव रह सकता है? जिस भी कंपनी का मूल्यांक या जो टोटल 100% उसके शेयर खरीदना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। यदि बहुत सारे व्यापारी के साथ मंदी की समस्या रहती है, नुकसान उनको रहता है, 2026 में आप उनको कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि उनका काम चलने के लिए सितारे चमक जाएं उनके। जैसे 30 तारीख है, इन डेट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन डेट्स पर मुहूर्त नहीं करें। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, तो 2026 उनके लिए कैसा रहे? जैसे कुछ लोग निराश हो चुके होते 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद में, लेकिन हम कह रहे हैं अगला वर्ष जरूर प्रयास करें। दीदी, एक सवाल और 2026 को लेकर मेरा आपसे ये है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? अगले वर्ष प्यार वाले बिल्कुल भी रिस्क ना लेना, वो पिटेंगे। किस मूलांक वाले व्यक्ति को इस साल गलत काम करने से बचना चाहिए? 4, 8 और 7 वालों को तो इन सारी चीजों से बिल्कुल बचाव करना ही करना है। साल 2026 बीजेपी के लिए कैसा रहेगा, विपक्ष के लिए कैसा रहेगा? बीजेपी के लिए दीदी, मैंने आपको 2 कुंडली दी हैं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। किसके भाग्य में राजयोग है? इनका जो है पंचम भाव में बृहस्पति नीचता के साथ में है। बृहस्पति किसका कारक है? धर्म का कारक। अगर आप अखिलेश जी को बचपन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देखो, धर्म के प्रति कभी भी इतनी ज्यादा आस्थावान ये नहीं रहे और न कभी रह पाएंगे। तो धर्म की चीजें ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वाणी से ही जीतेंगे और वाणी से ही हारेंगे। योगी जी का लग्न का स्वामी ही सूर्य है। अगले वर्ष इनके द्वारा और आपको बड़े नियम दिखाई देंगे और स्ट्रिक्टनेस दिखाई देगी। अब टिकट वितरण करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें एक का रिपीटिशन आ रहा है तो उनके जीत के चांसेस बन जाएंगे। 2026 के लिए एक कोई ऐसा महामंत्र बता दीजिए या कोई ऐसी छोटी सी आदत बता दीजिए जिससे 2026 अच्छे जाए लोगों का। सूर्योदय के साथ उठ जाए, एक पेपर पेन ले, अपने विजन को लिखे, ईस्ट की डायरेक्शन में उसे लगा दे, रोज उसे देखे और रेड कलर को जो भी है ना, ऑरेंज और रेड कलर ये प्रीफर करें, ब्लू से ब्लैक। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है हमारे समाज में कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग दावा करते हैं कि सितारों की चाल, माथों की लकीरें और जो घर की दिशा होती है उसको देखकर वो आने वाले कल का अखबार साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 2025 अब कुछ दिनों बाद विदा ले लेगा। 2026 हमारे दरवाजे पर खड़ा है और जाहिर तौर पर बहुत से लोगों को ये जानने की जिज्ञासा है कि भाई साल 2025 कैसा भी रहा, लेकिन साल 2026 कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए वो अपने अपने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, कोई अपने गुरु के पास जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ भी एक ऐसी मेहमान है जो खुद को सिर्फ ज्योतिषी नहीं कहती, बल्कि वो खुद को एस्ट्रो साइंटिस्ट कहती हैं। यानी कि वो तारों को सिर्फ दूरबीन से नहीं देखती, बल्कि तर्क से देखने का दावा करती हैं। इसके अलावा उनको बहुत सारा ज्ञान है, भविष्यवाणी वो करती हैं, लाल किताब के नुस्खे भी वो जानती हैं, हाथों की लकीरें भी वो देखना जानती हैं। और दोस्तों, इनके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये भविष्यवाणी करती हैं उसको सुनकर बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे अभिनेता, नेता इनसे मिलने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौर जी का। और दोस्तों, इनको लोग एस्ट्रो दीदी के नाम से भी जानते हैं और मैं भी कई बार इनकी शरण में गया, इन्होंने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो एस्ट्रो दीदी, स्वागत है आपका। और आज आपसे हम जो चर्चा करेंगे पूरी, हम समझेंगे कि 2026 का जो साल है वो कैसा रहेगा, किसकी किस्मत चमकेगी, किसके लिए बेकार रहेगा, इसके अलावा कौन सा मूलांक 2026 में राज करेगा।
तो सबसे पहले 2026 के हम उसको समझते हैं स्वभाव को, कि 2025 तो देखिए बहुत डिस्टर्बेंस करने वाला रहा, युद्ध भी हुआ, कई घटनाएं दुर्घटना हुई। तो 2026 के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझें तो आपको क्या लगता है कि ये शांति वाला साल रहेगा या इसमें भी कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी? देखिए 2026 का जब हम अंक ज्योतिष के अनुसार जब हम लेते हैं, पहले तो तिथियां चलती थी, तिथियों के बाद में अब हमारे कैलेंडर से ही पूरा विश्व जो है कैलेंडर के जितने भी अंक होते हैं उससे चलता है। तो जो ये नेक्स्ट जो ईयर है ये 2026 बन रहा है। जब इनको आप काउंट करोगे 2 + 2 + 6 तो वो एक अंक आता है। एक अंक सूर्य का होता है। तो सूर्य का बल, सूर्य के जितने भी कारक तत्व, सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब एक अंक के साथ में अगले वर्ष वो जनवरी से ही एक्टिव हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे 2025 जैसे ही लगा तो मंगल, क्योंकि 2025 का जो कारक जो ग्रह था वो मंगल था, तो मंगल उग्रता के साथ में अग्नि का कारक होता है, एक्सीडेंट्स का कारक होता है, ब्लड को निकालने का कारक होता है। तो आपने देखा होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगातार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें लोगों को मतलब शारीरिक पीड़ाएं हुई, ब्लास्ट बहुत हुए, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना हो, चाहे आपका ये जो चलती बस में आग लग जाना हो। तो ये सब कुछ पूर्व में हमने बताया। जैसे आपने कहा था कि सितारों को पढ़ना भविष्य के गर्भ की बात है, लेकिन हम ये कहते हैं उस भविष्य को गर्भ को पढ़ना हमारे ऋषि मुनियों को आता था, तभी तो उन्होंने वेद और भी ज्योतिष से संबंधित कितनी सारी जो उन्होंने रचनाएं, टीकाएं, भाषाएं उन्होंने करके रखी। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको, हम उसे खोल कर नहीं देख रहे। नहीं तो भारत वो विश्व गुरु का जो प्रतिरूप हम मानते हैं उसके अंदर वो गुण है नैसर्गिक रूप से, या आध्यात्मिक धरती के अंदर हर एक कण कण में वो इतने सारे गुण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ऋषि मुनि स्वयं बन सकता है यदि वो उस ज्ञान को अंगीकार करे, उस पर रिसर्च करे, उसका मंथन करे और उसके बाद में जन कल्याण के लिए उसके साथ जुड़कर उस कार्य को यदि हाथ में लेता है तो। आपने बताया कि इसका जो अंक है वो एक है और एक अंक सूर्य का होता है। तो 2026 किस तरह से रहेगा? मतलब पूरे देश दुनिया में ये अपना प्रकाश फैलाएगा, नेगेटिविटी दूर करेगा? सबसे पहले तो जितना 2025 खराब अवस्था में गया उतना ही 2026 प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ कारक रहेगा, क्योंकि सूर्य देना जानता है, सूर्य ऊर्जावान है। आप कितना भी अंधेरा कर लो, दोपहर की 12 से 2 बजे की रोशनी है वो हर कोने तक अपनी पहुंचती है, उसका कार्य है देना। तो सूर्य जो होता है वो रूटीन, वो सिद्धांतों के साथ चलता है, वो अनर्थकारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शुभता के साथ में देता है। सारे बाकी ग्रहों को भी कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति सूर्य से ही संचालित होती है। तो सूर्य का एक रूटीन है, अपने समय पर उदय होना, अपने समय पर अस्त होना। तो अपने मन के साथ में, अपने मनमौजी के साथ में वो अपने सिद्धांतों के साथ में कार्य करता है। तो ऐसे ही अगला जो वर्ष है वो सैद्धांतिक रूप से जो भी व्यक्ति सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहा है, नियमबद्ध होकर कार्य कर रहा है, आलस को त्याग कर कार्य करेगा, उन सब के लिए सूर्य बहुत शुभता देने वाला है। सिर्फ एक नियम का पालन कर ले, सूर्य उदय होते ही बिस्तर छोड़ दे। यदि वो इस एक नियम का पालन कर गया, प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी अंक का हो, भले आगे हम चर्चा करेंगे कौन से अंक के लिए शुभ है या अशुभ, लेकिन अभी अगर हम ऑल ओवर प्रत्येक अंक वाले के लिए यदि हम कहें कि क्या उसके लिए एक नियम है जो सब पर लागू हो, तो वो नियम है कि सुबह सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ के सूर्य की एनर्जी को अंगीकार करके आप अपने किसी भी विजन पर, कार्य योजना पर या जो भी आप प्लानिंग्स करें उस पर यदि लगेंगे तो आपकी कितनी भी हर्डल्स लिखी हो भाग्य या कुंडली दशा या गोचर में, लेकिन वो सूर्य का अपना प्रभाव रहता है कि उसके साथ में यदि पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ जाते तो उस पौधे को खिलना ही होता है। लेकिन दीदी, आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश में नाइट कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग रूटीन में 12-1-2 बजे से पहले सोते ही नहीं हैं। तो क्या उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो रात में नौकरी करते हैं, सुबह सुबह सोते हैं, तो वो कैसे इस उपाय को कर पाएंगे? देखिए, आप जितने भी जो रात्रि में सोने वाले हैं ना, उनको सबको माइग्रेन, सर दर्द की शिकायत रहेगी। ये नैसर्गिक है, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं। तो यदि रात का, जैसे रात्रि का जो कारक है वो शुक्र के साथ मेल है, चंद्र के साथ, तो पैसा तो बहुत बनेगा रात्रि के साथ में, लेकिन सुकून या नई ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। सूर्य का
अंक आने के कारण हमें शनि से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम शनि से बाहर नहीं निकले तो नई योजनाओं पर कार्य, जो रूटीन आपका चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन यदि आप वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं बड़ा, तो उसके लिए आपको रात्रि और दिन का बैलेंस आपको करना पड़ेगा। मुझे दीदी आपकी वो भविष्यवाणी याद है 2025 की, कि आपने जो कुंभ में भगदड़ हुई वो आपने थोड़ा पहले बता दिया था, और प्लेन क्रैश होंगे ये भी आपने बता दिया था। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भारत के बारे में। दुनिया में देखिए दीदी बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो 2026 में हमारे देश भारत का कद घटेगा या बढ़ेगा, उसको लेके क्या आपका विचार है? अगर हम इंडिया शब्द से यदि लेते हैं तो पहला शब्द एक ही आ गया, और इंडिया का टोटल जो अंक आता है वो 3 बनता है। तो भारत हमेशा धर्म के साथ में वैसे ही रहा है। अगला साल जैसे नेतृत्व करता जैसे मोदी जी हैं, जैसे अभी देश का राजा, यदि हम राजा की कुंडली को बहुत मानते हैं, जब जो राजा होता है उसके साथ में देश की घटनाएं जैसे अप एंड डाउन्स होते हैं। पिछला जो वर्ष था, अब मोदी जी मंगल के कारक है, उनके लग्न में ही मंगल उच्चता के साथ में पड़ा है, तो इसी कारण से मोदी जी का पिछला जो साल है क्रिटिसिज्म बहुत कम हुआ। और ये पहले ही हमने बता दिया था कि इस वर्ष मोदी जी की जो योजनाएं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी तारीफ नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म भी कम होगी, नहीं तो हर चीज के लिए उन्हें कुछ ना कुछ उनपे कमियां निकाल दी जाती है। और दूसरा, मोदी जी ने जैसा चाहा वैसा इस वर्ष किया है 2025 में। इवन उन्होंने अमेरिका तक को आंख दिखा दी, और वो भी डाइजेस्टेबल हुआ। वो इसीलिए क्योंकि ये वर्ष मोदी जी का रहा है। नेक्स्ट ईयर मोदी जी का, क्योंकि मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, ये एक ग्रुप होता है, तो इससे रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ अगले वर्ष भी रहेगा, तो भारत का रहेगा। लेकिन जो इस वर्ष जितना भारत का जो कद बढ़ा है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा कमी रहे, क्योंकि अगर वो सामने वाला एक अंक का कोई हो, अगर कोई देश जिसका टोटल 1 बन रहा हो, या उसका नेतृत्व करता सूर्य प्रकृति का हो, या मूलांक ही उसका 1 बन रहा हो, तो ऐसे में हो सकता है कि भारत को उसकी बात को अंगीकार करना पड़े, वो थोड़ा सा आगे होकर भारत को समझाए या मित्रता के साथ में आगे बढ़ पाए। जैसे अमेरिका से आजकल टसल चल रहा है पूरा, तो अमेरिका का क्या अंक है? अमेरिका का वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वर्ड ए है, उसका 1 आता है, ए का। अच्छा दीदी, हाल ही में जो जगन्नाथ मंदिर है देश में, वहाँ पर एक घटना हुई है कि उसके आसपास चील और बाज देखे गए हैं। लोग इसे अपशकुन मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की बातें कुछ मायने रखती हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा अपशकुन है, घटनाएं बढ़ेंगी। जितनी भी बड़ी घटना, दुर्घटनाओं का योग है, वो सिर्फ अभी 2025 दिसंबर तक रहेगा। अगला अंक सबके लिए शुभकारी है। कोई बड़ी अनर्थकारी घटनाएं नहीं घटित होगी जब तक कि उसका कनेक्शन किसी 4 से ना हो जाए। 2026 जो है वो भारत को किन चुनौतियों से सतर्क रहना चाहिए? 26 में एक नियम का पालन करना पड़ेगा, सिद्धांतों के साथ चलना पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तो, क्योंकि नियम के साथ चलता है, तो सजा डबल पड़ेगी। अगर आप गलती में आए तो सजा डबल पड़ेगी, क्योंकि अगला वर्ष सिद्धांतों के साथ, कानून के नियमों के पालन के साथ बढ़ने वाला है। तो उस रोशनी में सुबह, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सुबह की जो एक शीतल बृहस्पति वाली जो हवा के साथ वाली एनर्जी चाहिए, या दोपहर के 2 बजे वाला तपता सूर्य चाहिए। यदि आपने गलती की तब तपन भी सहन करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगला वर्ष जब सूर्य का है, जब हम जानते हैं कि भाई एक अंक का है, तो क्यों ना उस सूर्य को नियमों के साथ आगे बढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति को नियमों में बंधना पड़ेगा, गलतियां कम से कम करे, क्योंकि सजा डबल हो जाएगी यदि गलती करी तो। एक सवाल, जो दर्शक, जब भी हम जाते हैं किसी ज्योतिष के पास, तो दर्शकों का एक सवाल बहुत होता है। एक वेंगा बाबा की जो महिला जो है, उनकी भविष्यवाणी होती है कि प्रलय आने वाली है और दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या आप भी किसी प्रलय को लेकर कोई भविष्यवाणी करती हैं? देखिए, 2012 में एक प्रलय का लिए पूरा आया था, और मोस्टली कितने सारे भविष्यवक्ताओं ने ये घोषणा की थी कि भाई 2012 में धरती पूरी विलय ही हो जाएगी, हम इन चीज़ों को थोड़ा कम मानते हैं। हमारा कहने का अर्थ है, क्या हमारी विधा में इतनी रिसर्च बेस्ड हो चुकी है कि हम पूरे विश्व की घोषणा करें? जैसे हम अगर पिछले साल का, अगर जैसे हमने जो आर्टिकल में जो कि आप उसकी एक एक लाइन पढ़ के देखिए, वो हुआ है। तो हम जब भी कभी भी कोई भी भविष्यवाणी करेंगे तो उसका बेस रिसर्च करने के बाद करेंगे, और पर्टिकुलर व्यक्ति की
आपको अगर किसी के बारे में बताना हो, भविष्यवाणी करना होता है तो रिसर्च कम लगती है। आप देश की कर रहे हैं तो रिसर्च उससे ज़्यादा लगेगी, आप एक स्टेट की कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप पूरे विश्व की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उसके लिए एक रिसर्च लगता है। हो सकता है कि आपको उस पर बैठना पड़े। 8-10 हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे, 10 अलग अलग विधाओं के ज्ञानी पुरुष एक स्थान पर बैठते थे और उनका आपस में अपने अपने ज्ञान को लेकर विचार रखे जाते थे। फिर शास्त्रार्थ होता था कि इसमें से क्या चीज निकल कर आई, कि कोई मंगल के बारे में परिपक्व होगा, कोई सूर्य के बारे में परिपक्व होगा, जैसे अलग अलग विधाएं होती है ना, तो किसका ज्ञान किसके साथ ज्यादा है, तब वो मिलकर उसका निर्णय लेते थे। और एक कोई उठकर भविष्यवाणी करे तो हमें नहीं लगता कि वो कोई समझदारी वाली बात है कि हम उस बात को लेकर उसको करें। और अवलोकन जरूर करना चाहिए हमेशा। जैसे अगर आज हम आपके चैनल पर बैठकर कुछ कह रहे हैं तो इन फ्यूचर इसका अवलोकन जरूर किया जाना चाहिए कि ये हुआ या नहीं हुआ। अब एस्ट्रो दीदी थोड़ा सा मार्केट, व्यापार और निवेश के बारे में बात करते हैं। व्यापारी और जो निवेशक हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं। जो भी नया साल आता है तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे 2026 अब आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो जो शेयर मार्केट है उसका क्या स्वभाव रह सकता है, शेयर अप करेंगे या मार्केट फ्लक्चुएट रहेगी, इसको लेके सितारे क्या कहते हैं? देखो, जैसे सूर्य का अंक है शेयर मार्केट, जैसे 4 का है, वैसे ये एक ग्रुप बनता है। सूर्य जो है वो चंद्र के साथ में भी रहेगा, राहु का उसके साथ में ग्रहण लगता है, केतु का भी ग्रहण लगता है। तो एक न्यूमरोलॉजी में अंकों के अपने अपने मित्र का स्वभाव के ग्रुप्स बनते हैं। तो 1, 2, 7, 4 ये जो अंक है ये सूर्य के साथ में चलते हैं, 1 नंबर के साथ में चलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि शेयर मार्केट भी इसमें आ जाता है। अब जिस भी कंपनी का मूलांक या जो टोटल न्यूमरोलॉजी का जो नेम न्यूमरोलॉजी होता है उसका एक आएगा, 100% उसके शेयर खरीदना बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि वो शेयर उठेंगे। अब इसमें किसका, कौन सी कंपनी का शेयर एक अंक पर आ रहा है तब वो उठेगा, या उसका जैसे 2 का भी होगा तो भी उसमें एक एवरेज रहेगा। जैसे तो ये गणना बैठकर करने की है कि किस कंपनी का जो है एक अंक आ रहा है। जैसे टाटा का हमारे हिसाब से एक आता है, तो टाटा हो सकता है कि अगले वर्ष अच्छा करे, क्योंकि 4+1 हाँ टाटा का 1 बनता है। तो ऐसे जिन जिन कंपनियों का एक रहता है तो उनके ऊपर उठने के योग बनते हैं। और उसमें अगर कोई जिस कंपनी का 4 बन रहा है तो ऐसे में उस कंपनी के डाउन होने के भी योग रहेंगे। तो ऐसे में वो समझदारी से जो निवेश करने वाले होते हैं उनको समझदारी से देखना है कि कौन सी कंपनी अभी जाएगी। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अभी हम कहें तो 1 अंक वाली कंपनियां ऊपर उठेगी, 4 अंक वाली, 7 अंक वाली थोड़ा सा डाउन जाएगी। ये आपने बड़ी भविष्यवाणी दीदी कर दी कि जो साल का जो मूलांक है मतलब वो 1 रहेगा, जो 1 नंबर वाले राज करेंगे, जिनका 1 जनवरी 1 तारीख को जन्म हुआ या जिनके घर का नंबर 1 है या किसी भी चीज़ में उनका 1 है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो भी लोग 1 नंबर वाली कंपनी के शेयर खरीदेंगे उनको लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा। और आप स्वयं यदि 1 अंक के हैं तो उनके लिए भी हम बता दें, जैसे 1, 10, 19 और 28 ये इस जिस भी मंथ की डेट पर ये जिनका भी जन्म हुआ है, मंथ चाहे कोई भी हो, तो उन लोगों के लिए ये खास रूप से ये वर्ष बहुत अच्छा है। या जिनकी एज है उसका जो योग यदि 1 बन रहा है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी जो 19 बोर्न है, अगर वो सिद्धांतों के साथ में कार्य कर रहे हैं, यदि वो सूर्य के बल के साथ में अपना बल लगा देते हैं, 100% अगर उनका प्रमोशन अटका हुआ है तो होगा। जो भी बच्चे एजुकेशन पे है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो 19 बोर्न है या 1 भी है, 100% उनका सिलेक्शन का योग है। तो इस साल निराश बिल्कुल नहीं होना है। होता है 4-5 साल से बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो गिव अप कर चुका होता है, लेकिन नहीं, हम फिर कहेंगे ये वर्ष उनका है और ये वर्ष पूरा सरकारी जॉब का है। इस वर्ष सरकारी जॉब आपको बहुत मिलने के योग है। एक एवरेज से आगे जाकर सरकारी नौकरियां लगेगी। गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी कार्य, जैसे व्यापार है, जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होकर जो व्यापार होंगे उन सब के अंदर लाभ होगा और कार्य होगा। कई बार कार्य फाइलों में रह जाते हैं,
धरातल पर डिले होंगे या बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अगला वर्ष डिले का नहीं है। अगले वर्ष मोदी जी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनेगी, आप देखिएगा दिसंबर तक उसे कंप्लीट होने की वो योजना बनेगी। कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस जरूर बढ़ेगी। जो भी रूल्स अभी तक बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बॉस है, उन्हें नेतृत्व करना आता है, उन्हें बोलना आता है, उन्हें सबको लाइन में लाना आता है। तो उसमें सजा भी शामिल हो सकती है कि आप साम दाम दंड भेद कैसे भी यूज करें कि सामने वाले को एक बार अलाइन कर दे सिद्धांतों के साथ में। तो अगला वर्ष बहुत पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिविटी को समझें। और खासकर 1 अंक वाले जितने भी, जिनका भी बॉन्ड जो है 1, 10, 28 और 19 को हुआ है, ये सब अपनी एनर्जी को अगले वर्ष झोंक दे। आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिए योजनाएं बनाएं। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगले वर्ष जरूर करें, लेकिन किस डेट को करें, यह आती है रेमेडी। गलती से आपने 4 को कर दिया, बोला दीदी ने तो बोला था हमारा तो ईयर बहुत अच्छा लग जाने वाला है और हमारा तो हुआ ही नहीं। तो इन लोगों को जो निर्णय लेना, जैसे फॉर्म भी भरना है, तो कोशिश करें पहली डेट 19 चूक जाए तो आप 1 पर भर दें, नहीं तो 10, नहीं तो 28। तो ये 4 डेट ऐसी डेट है, इन डेट पर यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन डेट्स पर आप नेता हैं, आप वो क्या बोलते हैं कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, आप इन डेट पर भरिए। आप ना हो तो हमें बताइए कैसे आपके समीकरण बनेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन होगा। तो और ऐसी सारी चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए अपनी कंपनी बना रहे हैं, इन डेट्स पर बनाइए। आप पहला अपना जैसे उद्घाटन कर रहे हैं या मुहूर्त कर रहे हैं ऑफिस का, तो ऐसे में इस डेट प्लस मुहूर्त ऐसा नहीं कि इसी हो सकता है इसी डेट को अमावस्या आ जाए, तो मुहूर्त के साथ में क्या इस डेट्स का कोई मुहूर्त निकल रहा है, तब आप उस पर कीजिए, देखिए आपका व्यापार कितना ऊपर उठता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर का कार्य ये नहीं है कि आपको पीड़ा होगी या परेशानी होगी तब होगा। एस्ट्रोलॉजर प्री अलर्ट का कार्य करता है। अगर वाकई आपके जीवन में कोई एस्ट्रोलॉजर है और आपको पूर्व में मार्गदर्शित कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, बहुत खराबियां से बचाव हो जाएगा। हाँ, घटना जरूर घटित होगी, लेकिन कम ज़्यादा हो जाएगी। और यदि लाभ आपको होना है, मान लीजिए लाख का लाभ होना है, तो यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है आपको राइट टाइम पर राइट गाइड कर देगा, तो वो 10 लाख का लाभ हो जाएगा आपको। तो ये कार्य है। जैसे डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता, अगर आपने नोटिस किया होगा, क्या उसकी कुंडलियां नहीं है, क्या वो इस धरती पर नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो प्री अलर्ट है। वो हमेशा अपनी मेडिसिन का मौसम के अनुसार प्री में या तो वो नियम का पालन करेंगे या सावधानी बरतेंगे या टैबलेट लेकर अपना उस कार्य को करेंगे। तो इस कारण से उन पर वो चीज़ हावी नहीं होती, चाहे वो मौसम हो, चाहे कोई भी तरीके का जो रोग होता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं आपको प्री अलर्ट का कार्य करते हैं। भविष्यवाणी सिर्फ पीड़ा का निदान नहीं है, भविष्यवाणी आपके जीवन को योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ अलाइन कर देना का है। सबसे बड़ी चीज है, हमारे वेदों में भी कहा है कर्म प्रधान है, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कर्म जो प्रधान है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उसी प्रधान कर्म जो आपकी कुंडली के अंदर जो बेहतरीन बैठा है उससे आपको अलाइन कर देता है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है और आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले कुंडली 10th में बच्चों की जरूर खुलनी चाहिए, जहां पर बच्चों की दिशा तय होती है। कई आपने कितने ही आपके आसपास के लोगों को देखा होगा जिनकी शिक्षा कुछ अलग होती है और वो बन कुछ और जाते हैं। लॉयर हैं, नहीं बने, फील्ड कुछ और चयन किया, तो क्यों पढ़ाई की आपने लॉयर की? आप समझ पा रहे हैं ना? आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य किया और आप नेता बन गए, तो क्यों बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य किया? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका फील्ड क्या है, नेता वाला, तो आप पहले से उस कार्य को अपने अलाइन होकर अपने उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। तो ज्योतिष विधा तो बहुत कुछ है, हमें पढ़ना नहीं आता है। हम ज्योतिष को, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सरकार को भी दोष देना चाहेंगे। एक इनोवेशन करने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई भी जितने भी ये साइंटिस्ट होते हैं, इनको सीरियस लिया जाता है। गवर्नमेंट इनको सीरियस लेगी, इनके लिए पे स्केल होता है, इनको मान सम्मान मिलता है, इनके लिए। हमारे पास इतना अथाह ज्ञान है। जैसे अभी वो उस बच्चे का पता चला आपको कि इतने सारे मंत्रों को जाप करके उस बच्चे क्या किया, सम्मान कर दिया। क्या उस विधा का यूटिलाइजेशन भारत की प्रोग्रेस में लिया? एक अभी जिन बच्चे का भी आया था कि मोदी जी ने उन्हें सम्मानित किया, कितने ही घंटे, 20 घंटे तक लगातार उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ। तो उसके पास में कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उस ज्ञान की।
उस ज्ञान का लाभ आप भारत की प्रोग्रेस में ले सकते हैं, लेकिन हम उस पर अलर्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उस ज्ञान का महत्व कहाँ पर है। तो अगर सरकार इस तरफ से अगर सोचती भी है और उस ज्ञान को अगर लेती है, तो विश्व गुरु की जो हम कल्पना करते हैं वो जरूर होगा। और सारे बाकी के जो देश हैं वो आज भी खोज के लिए भारत ही आते हैं, आज भी शांति के लिए भारत ही आते हैं। योग से योगा बन भले गया हो, लेकिन वो योग है तो यहाँ की देन। आप कहीं से भी इलाज चले जाए, आज भी वो चरक की आयुर्वेद पर जा रहे हैं। आज बड़े बड़े जितने भी जो भी कितनी भी टेक्नोलॉजी में आप देखिए, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। देखिए जापान में सबसे पहले गर्म पानी है या नहीं, आपको हर रेस्टोरेंट में गर्म पानी मिलेगा। क्या है वो गर्म पानी, कहाँ से आया? वो हमारे एक छोटा सा नियम। तो कहने का अर्थ है जहां पर टेक्नोलॉजी कितनी भी हो या कुछ भी हो, लेकिन आयुर्वेद हमेशा से प्रायोरिटी पर रहा है। समझने की देर है। भारत बाहर से समझता है, मतलब पाश्चात्य संस्कृति जिसे अपनाती है भारत तब अलर्ट होता है। तो भारत के पास तो मतलब सिरहाने वो खजाना लेकर बैठा, लेकिन उसे पता नहीं कि वो खजाना है। तो उसे खोले, देखे, यूटिलाइज करे और आगे बढ़े, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। दीदी, बहुत सारे व्यापारी के साथ मंदी की समस्या रहती है, नुकसान उनको रहता है। 2026 में आप उनको कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि उनका काम चल निकले, सितारे चमक जाएं उनके। पहला तो यही है कि 4 और 8 पर निर्णय नहीं ले। 4 और 8 तारीख पर, जैसे 4 है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, 31 तारीख है, इन डेट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन डेट्स पर मुहूर्त नहीं करें। लोगों ने राहु को बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रमित बना दिया है कि जो हाथी पाल लो या हाथी घर में रख लो, या जो राहु वाले हैं उनको बहुत धन वर्षा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 99 में से कोई 2 जनों को लाभ होता है, बाकी सबकी पीड़ाएं जो है ना, उनको जाकर घर में देखो उनकी कितनी हालत खराब है। तो अननेसेसरी ऐसा कोई रेमेडी किसी को न बताएं जिसके कारण किसी का अर्थ का अनर्थ हो, क्योंकि राहु जितनी ऊंचाई देता है ना उतना धरातल पर गिराता भी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सहारा ग्रुप है, वो जो उन्होंने ब्लू कलर राहु को अपनाया था। तो वो जितने ऊपर उठे, अंतिम कहाँ, मतलब जेल के अंदर आपका, ये तो कल्पना नहीं की थी आपने, या पुत्र ही अंतिम अवस्था में न पहुंच पाए, तो ये तो कल्पना। तो वो पैसा किस काम का? तो राहु देता बहुत है, लेकिन वो संस्कारों से, वो धर्म से विपरीत करके आपके जीवन को पूरा डिस्टर्ब भी करता है। तो ऐसे में जितने भी व्यापारी हैं वो 4 और 8 जो है हडल्स देता है। 4 तो तूफान मचा देगा और 8 जो है हडल्स बहुत देता है। तो इन 2 अंक से यदि बचाव करके चले, भले ही आप 4 वाले हों, भले ही आप 8 वाले हों, यदि आप इन 2 अंक से बचाव करके यदि आप 1 अंक पर निर्णय लेना शुरू करें, तो इस वर्ष जो नेक्स्ट जो ईयर आ रहा है, इस वर्ष आपको उतनी गिरावट या आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। प्रोग्रेस यदि आपकी होनी है तो उससे प्रोग्रेस की रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। सोना चांदी हमारे देश के हर घर से जुड़ा हुआ विषय है, और 2025 में आपने देखा कि सोना चांदी कितनी महंगाई पर गया। तो जिनके घरों में शादी है, बहुत खर्चा होता है सोने चांदी पर, आप उनको क्या सलाह देंगी कि खरीदारी अभी कर लें या 2026 का इंतजार करें, कुछ फायदा लोगों को होगा? नहीं, 2026 में क्योंकि सूर्य का ही कारक है ना, तो सोना ऊपर उठेगा। अच्छा, उठेगा। हाँ, तो खरीदारी यदि अभी कर लें तो ज़्यादा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगले वर्ष सोने के भाव ज़्यादा बढ़ेंगे। चांदी का एक रेशियो अगर एवरेज देखें तो उतना नहीं बढ़ेगा जितना गोल्ड के दाम बढ़ने के योग रहेंगे। एक सवाल ये है कि हर आदमी अपना इन्वेस्टमेंट वो ज़मीन और जायदाद में ज़्यादा करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में उनको फ्लैट खरीदने चाहिए या ज़मीन खरीदनी चाहिए? जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़मीनों में, तो उनके लिए क्या आपका विचार है? अगले वर्ष जमीनों की रेटें अच्छी जाएगी। जमीन इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में ही उच्च का होता है। तो मंगल और सूर्य का हमेशा से मेल रहता है। तो अगले वर्ष ऊर्जा पॉजिटिव कार्यों में लगेगी। अगले वर्ष यदि आपने जमीन खरीदी है तो उस जमीन की रेट जरूर बढ़ेगी, रियल एस्टेट में उठेगा। तो ऐसे में फ्लैट नहीं, फ्लैट तो वो शनि का कारक हो गया। तो हो सकता है जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर यदि उन्होंने थोड़ा सा भी 4 या 8 से कोई मेल हो गया तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट उतना ना चले। लेकिन जमीन अगर आपके पास में, तो आपके प्रोजेक्ट शुरू होंगे और आप जमीन खरीद के रख सकते हैं, या उस जमीनों का यूटिलाइजेशन आप किसी भी कार्य में करते हैं। तो जमीनों के भाव और जमीन की रेट उठने का अच्छा योग अगले साल है। मतलब फ्लैट में कैश फ्लो उतना नहीं बढ़ेगा जितना जमीन में बढ़ेगा। दीदी, अब बात करते हैं करियर और नौकरी की।
हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। आजकल लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए, जिसको नौकरी नहीं मिलती वो यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद है। तो 2026 नौकरियों के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत ही अच्छा है। मतलब जो वर्षों से लोग बच्चे जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनके चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, अगला वर्ष जॉब सिक्योरिटी के साथ में बढ़ेगा। आप हिम्मत नहीं हारना है, अगले वर्ष प्रयास को बढ़ा देना है और अपने फॉर्म जो फिल करना है उसको एक को अगर आप करते हैं तो इजी अप्रोच में आपको इजी रूप में आपको लग जाएगी। हो सकता है इसी बार फॉर्म भरा और आपका इजी में ही हो गया। 19 वाले हैं, 1 वाले हैं तो उनका तो 100% है ही, प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगला वर्ष जो है बढ़ने का है, तो आलस्य त्यागना पड़ेगा। अगला वर्ष यदि उन्होंने अपने कर्म की तरफ अपने विजन को क्लियरिटी दे दी और विजन के प्रति खुद को झोंक दिया, 100% लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं और उसके लिए जितना भी अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं जो भी वो अगर करें तो उनको जॉब जरूर मिलेगी। दीदी, देश का जो युवा है ना वो एक चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है कि जिस तरह से नौकरी में इनसिक्योरिटी रहती है ऐसी बिजनेस में रहती है। वो जानना चाहते हैं कि 2026 में वो नौकरी करें या अपना बिजनेस करें। 2026 किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, नौकरी को या बिजनेस को? अगला वर्ष नौकरी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, तो 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? 2026 उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सिविल सर्विसेज वालों के लिए ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सूर्य का अंक है और वो पर्टिकुलर सूर्य है जो आईएएस ऑफिसर। आपने आईएएस ऑफिसर्स को देखा होगा ना, एक तो उनका लुक, मतलब एक अगर हम कहें तो सूर्य अपने रूटीन पर निकलता है। आईएएस जितने भी होते हैं वो एक तरीके से हम कहें तो बॉसी नेचर के होते हैं। हाँ। आप थोड़ा सा अभिमान रहता है, तो सूर्य अपने नियमों से चलता है, वो किसी के अधीन होकर कार्य नहीं कर सकते। तो आईएएस ऑफिसर रूल्स को अपने तरीके से चलाते हैं चाहे कोई भी कार्य हो। तो अगला वर्ष जो है गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के भी ऑफर काफी निकलेंगे। जो सरकारी नौकरियां जो है वो भर्तियां जो है देश भर में कहीं ना कहीं ये भर्ती जरूर निकलेगी अगले वर्ष सरकारी जॉब्स की। और सरकारी जॉब्स में बच्चों की, जैसे कुछ लोग निराश हो चुके होते 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद में, लेकिन हम कह रहे हैं अगला वर्ष जरूर प्रयास करें। तो अगर आपके भाग्य में, कुंडली में कहीं पर भी सूर्य का थोड़ा सा भी बल है, आपका 1 से 4 से 7 से 2 से कहीं भी कनेक्शन है, तो अगले वर्ष आपके जॉब के योग बन जाएंगे। एक सवाल और आपसे मेरा ये है कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक मूलांक होते हैं और 2026 में कौन सा किसका लक्की नंबर होगा? जिस तरह से आप लगातार मुझे बता रही हैं, 1 नंबर पर आप बहुत जोर दे रही हैं, तो यानी कि जिनका नंबर 1 है उनके तो बल्ले बल्ले इस साल है। उसमें आपका चैनल भी आता है। और तो आप क्या कहेंगी कि भाई 1 नंबर के अलावा कौन कौन से नंबर लकी रहेंगे? 1 के अलावा 2, 7 और 4 वालों के लिए भी ये ठीक रहेगा, लेकिन 4 वालों को नियम का पालन करना पड़ेगा क्योंकि 4 वाले थोड़ा सा राहु की बुद्धि भ्रमित वाले लोग होते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा रहता है कि शॉर्टकट अपना लें या बड़े रूप में कर लें। थोड़ा सा अगर भ्रष्टाचार की तरफ होना है तो भी वो इजी बढ़ जाते हैं। तो इन नियमों से अगर ओरिजिनली वो नियम के साथ में यदि आ गए तब वो अचीव कर जाएंगे ये। लेकिन यदि उन्होंने धोखा करने की कोशिश करी, यदि उन्होंने गलती आ गए, तो वो डबल मार भी अगले वर्ष उनको पड़ सकती है। लेकिन बाकी उनके लिए 4 वालों के लिए, 7 वालों के लिए, 2 वालों के लिए और 1 वालों के लिए तो है ही ये है। और इसके अलावा 3 वालों के लिए भी शुभ रहेगा। 9 चूंकि मंगल का अंक है, उनके लिए भी शुभ रहेगा। ऑल ओवर सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 8 वाले के लिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बड़ा इन्वेस्टमेंट अगले वर्ष ना करें। हो सकता है उन्हें इंतजार करना पड़े उस इन्वेस्टमेंट का उतना जल्दी। एक होता है ना कि आप प्लानिंग्स कर रहे हैं वर्ष की, मान लीजिए कोई बिल्डर है तो बहुत बड़ा वो बिल्डिंग का पूरा ही इन्वेस्टमेंट, पूरा पे उसमें लगा दें, या लोन ले रहा है तो लोन लेकर उसको हो सकता है कि अगर वो आप 8 अंक के हैं, 26 के हैं या क्या बोलते हैं 17 के हैं, बॉर्न हैं, तो ऐसे में इस वर्ष आप रुक जाइएगा। बड़ा चल रहा है जो कार्य उसे करते रहिएगा। चला के बड़ा इन्वेस्टमेंट लोन लेकर ना करें क्योंकि वहां थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। 1 अंक वाले तो कुछ भी कर सकते हैं अगले वर्ष। एक दीदी, हम बात करेंगे इस सेगमेंट में वास्तु, परिवार और सेहत को लेकर। ये बताइए कि 2026 के हिसाब से हम अपने घर की एंट्रेंस पर ऐसी क्या चीज़ लगाएं
जिससे घर में पॉजिटिविटी आए, बहुत अच्छा माहौल बन जाए। इसके अलावा हमारे देश के बहुत सारे लोग फ्लैट में भी रहते हैं और वो कोठियों में भी रहते हैं, तो दोनों की बनावट के हिसाब से बताइए वो अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर ऐसी क्या चीज़ लगाएं कि जो उनके घर में भव्यता और दिव्यता आ जाए। सबसे पहले ये जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा किया। सब इसका पहले हम घर और जो वास्तु का ये आपका फ्लैट है, इसका हम एक चीज बता दें। घर पर वास्तु आप बहुत अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं, लेकिन भारत हो या दुनिया हो, जहां पर भी फ्लैट्स बना है, कोई भी आकर ये कह दे कि ये वास्तु सम्मत हमने ये बनाया है फ्लैट, संभव ही नहीं है। प्रत्येक फ्लैट में वास्तु दोष होगा ही होगा। वास्तु दोष वहां नहीं, हाँ वास्तु शोधन हो सकता है, वास्तु प्रूव्ड कोई भी फ्लैट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जब बनता है संभव ही नहीं है। उनके कुछ इस तरीके से बनता है कि एक अगर उनको टॉयलेट का वो देना है उत्तर में, तो दूसरा दक्षिण में जाएगा ही जाएगा आमने सामने, क्योंकि वो बीच में उनको वो रखना होता है। तो टेक्निकली फ्लैट्स में तो हम हमेशा कहते हैं, यदि आप फ्लैट्स ले रहे हैं तो किसी ज्ञानी वास्तुकार को जाकर वास्तु शोधित करवा दिए। अब बिल्डिंग में तोड़फोड़ तो आप कर नहीं सकते, फ्लैट्स के अपने नियम है, तो वहां वास्तु शोधित करवा दीजिए। और दूसरा, ये जो छोटी छोटी चीजें जो लगाने के लिए, जैसे आपने कहा कि द्वार पर क्या लगाएं, हम आपको कहते हैं कि वास्तु एक बहुत बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो पंच तत्वों से चलता है। पंच तत्व का अर्थ है कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पांचों तत्व घर उसके अनुसार, जैसे ही आपने चार दीवारी, एक जमीन पर वास्तु लागू नहीं होगा, जैसे ही आपने चार दीवारी खड़ी करी तुरंत वास्तु लागू हो जाएगा। अब वो एंट्रेंस भी हो सकता है, वो टॉयलेट्स भी हो सकते हैं, वो आपके वायु का कहाँ से प्रवेश आ रहा है वो होगा, आपका जल स्रोत हो सकता है, आपका छत हो सकता है, आपके और जितने भी आपके बेडरूम्स हो सकते हैं, आपके जितने भी, तो ये सब उन पंच तत्वों से रूल होता है। अब मान लीजिए जहां पर देवताओं का जोन है, बहुत अच्छा जोन है, आप वहां पर सोना शुरू कर दीजिए, आप पागल हो जाओगे, झेल नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा 24 घंटे आप उस। वहीं पर यदि आप जैसे साउथ वेस्ट है, वहां पर आप ईश्वर को बैठा दो, वो पितरों का जोन है। क्या कारण है कि साउथ वेस्ट के जोन को ही घर के मुखिया को बोला गया, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है ना, ब्लड है ना, ये पितरों की देन है। तो ऐसे में जो नई संतान का जो जन्म होता है वो पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो साउथ वेस्ट के जोन को बहुत पॉजिटिव माना गया था। जो घर के जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनका वहां पर, अब आप साउथ वेस्ट में सर्वेंट को बैठा दो या उसका रूम आप ले आओ, आपके पूरे घर को वो रूल कर रहा होगा। तो ये अब इस पे अगर हम ये कहें कि प्रवेश द्वार पर कुछ लगा दो और उससे चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं होगा। ये पंच तत्व है, क्या पंच तत्व यथावत है आपके घर में? जैसा जो नियम बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि हमारा मंदिर होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में यदि मंदिर नहीं है तो कम से कम वहां पर उसकी एंटीवा टॉयलेट तो नहीं हो, वहां उसको बर्न करने के लिए ये क्या बोलते किचन तो नहीं हो, वहां पर स्टोर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला रहता है, वहां पर स्टोर तो नहीं हो। और भी बहुत सारा, जैसे आपका अंडरग्राउंड का वो जो होता है ना, बेसमेंट, हाँ नहीं बेसमेंट तो अच्छा होता है, वो नॉर्थ ईस्ट जितना नीचे होता है उतना पॉजिटिव होता है, लेकिन उठा हुआ तो नहीं हो, सीढ़ियां इतनी ज्यादा ना कर दी हो कि वो भारी हो गया हो। तो ऐसे में कौन सा तत्व आपने घर में कहाँ प्लेस्ड किया है, वहां से वास्तु होता है और फिर उसका शोधन किया जाता है। लेकिन यदि आप अपना घर बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, वास्तु वन टाइम सोल्यूशन है। जन्म कुंडली में तो दशाएं चेंज होगी, न्यूमरोलॉजिकल जैसे वर्ष चेंज होते हैं, आपका एज चेंज होता है, तो उपाय, रेमेडी या सावधानी ध्यान रखनी पड़ती है। वास्तु तो वन टाइम सोल्यूशन है। किसी एस्ट्रोलॉजर को आप पहले लीजिए और अपने मूलांक और भाग्यांक से के रिगार्डिंग जो भी आपका वो अलाउ है, वो फ्लैट आप लीजिए। 1 अंक वाले को आप 4 अंक का फ्लैट दिला दीजिए, अच्छा भला नियम से चलने वाला। उसके घर के परिवार में बच्चे उनके कहने से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे नियम से चल रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरियां लगनी थी, वो जाकर किसी गलत बिजनेस में चले गए, सिगरेट और ये नशे के उसमें आदी हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप फ्लैट नंबर जो ले रहे हैं या घर नंबर जो ले रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो ले रहे हैं, प्लॉट नंबर जो ले रहे हैं, वो क्या आपके लिए पॉजिटिव है भी या नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स की मल्टीपल जरूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि हमें बच्चों का विवाह करना है तो जाकर कुंडली मिलान करना है या मुहूर्त देखने जाना है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स का जैसे ये होता है ना कि जितने भी कार्य कर रहे हैं हम, तो एस्ट्रोलॉजी को क्या साथ लेकर ही चलना है या उनसे। तो इसमें अगर हम ये कहें कि जैसे एक आप घर बना रहे हैं,
एक बिल्डर घर बना रहा है, उसके लिए बहुत ईजी है घर बनाना। उसे पता है कहाँ खिड़की बनाने का, दरवाजा बनाना है, वो आर्किटेक्ट को भी लेगा, वो वास्तुकार को भी लेगा, वो सबको लेकर वो बिल्डर। यदि हमें बोल दे घर बनाना है, हम दरवाजा बहुत अच्छा डिजाइन कर देंगे, फिर हमारे लिए पैनिक हो जाएगा, खिड़की बनाना, अब क्या बनाना है, छत बनाना है, अब क्या बनाना है, ये सेलेक्ट करना, वो तो हमारे लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन हम क्या करें, एक बिल्डर को पकड़े और उनको बोले कि जी हमारा घर बनाना है, हमें मन के अनुकूल घर चाहिए, वो बना देगा। ठीक ऐसे ही आपके जो जीवन के कार्य हैं, अगर आपके पास में एक ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर है, हाँ अब ज्ञानवान होना चाहिए, पता चले आप यूट्यूब से 4 चीज़ों को पढ़े हुए, या आप ये समझ लो किसी कंपाउंडर के पास में यदि आप कैंसर का इलाज करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए तो हम नहीं कहेंगे। ज्ञान का जो है ना कि सदुपयोग तब होता है जब वो वाकई ज्ञानी हो। अगर आप उसके लिए आप जज कर सकते हैं कि कुंडली में आप कुछ मत बोलिए, आपकी पीड़ा मत बताइए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उन्हें बताने दीजिए कि क्या वो बता पा रहे हैं, आपके उन ग्रहों को कितना पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वास्तु हो, अब हाँ, लेकिन प्रवेश द्वार पर कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे ओमकार, अपना ओम या अपना स्वास्तिक। तो ये शुभ ऐसा है जहां पर हर प्रवेश द्वार पर तो वो नेगेटिविटी को जरूर रोकते हैं, जहां पर कहते हैं कि हमारे कुछ शुभ चिन्ह धर्म के। अब एक इसी पॉइंट पर हम आप एक बात बता दें, चाइना में ऐसा क्या है जो वो सब पर भारी पड़ता है? वो है उसकी हर दीवारों पर गुदे हुए उनकी खुद की परंपरा के मंत्र। ओके। ड्रैगन होकर भी उनके चारों तरफ उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करी है, वो अपने धर्म का पालन एज इट इज करते हैं, इसीलिए वो क्रूरता भी कर जाते हैं तो भी वो भारी पड़ते हैं। अब समझ पा रहे क्या? हम अपने अब चाइना की चीजों को यहां लाकर रख दो, नहीं होगा रिजल्ट, आपको नहीं आएगा। आपके देवता ही आपका बेड़ा पार करेंगे, कोई फॉरेन का देवता अगर नहीं करेगा। तो सेम ऐसे ही अगर हमारे जो भारतीय परंपरा, भारतीय वेद जिन शुभ चिन्हों को कहता है, अगर उन शुभ चिन्हों को यदि हम अपने घर पे, घर के अंदर, मुख्य द्वार पर यदि लगाते हैं तो बहुत। अब दक्षिण की तरफ आप चले जाइए, आप देखो वहां रंगोली रोज बनती है आटे से, और उनके घर के बाहर कलश रखा जाता है। जल कलश का जो कारक होता है, घर के प्रवेश द्वार पर कलश रखा जाता है और उसके ऊपर पुष्प और चावल और ये सब रखा जाता है, तो नेगेटिविटी कम आती है। और आप साउथ में ही आप धर्म को प्रॉपर देखेंगे, आप कितने भी बड़े, क्या कारण है कि आज भी साउथ की मूवीज हिट होती है उनका, और उसके अंदर कलाकार को न तो बॉडी बिल्डर की जरूरत है या कोई, वहां जो कलाकार है वहां कला को महत्व है। आपका शरीर कैसा भी, आप काले हो, गोरे हो, आप किसी भी शरीर के हो, लेकिन वहां कला को महत्व है। वहां कितने भी बड़े, कितने करोड़ों की वो अगर मूवी है, अगर वह विवाह का सीन होगा तो आप देखेंगे, मंगलसूत्र होगा तो वहां पर वो पीले धागे का ही मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप आईएएस ऑफिसर भी है, अगर उस सीन में अगर विवाह करने जा रहा है तो वो व्हाइट कलर के वो जो होता है उनका परिवेश जो होता है, उसी के अंदर वो विवाह कर रहे हैं। इस कारण से साउथ के अंदर जो धर्म है आज भी यथावत है। तो वहां के लोग जो होते हैं, हाँ साउथ में आपको मारकाट बहुत मिलेगी, क्योंकि साउथ मंगल का कारक है। सूर्य अपने पूरे ओज में जो होता है वो साउथ में होता है, तो वहां कलर आपको ब्लैक नजर आएगा वहां के लोगों को, क्योंकि वो पूरा ओज में होता है। तो ऐसे में हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब चूंकि हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने रिसर्च किया है, तो हम कभी भी बिना वैसी कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे, जब तक हम उसके पीछे के आंकड़े को खोज नहीं चुके होते हैं। तो ऐसे ही आज हाँ, मुंबई शब्द है, ये जब तक बॉम्बे था तब तक कला का महत्व था। जैसे ही मुंबई हुआ, राहु का उसमें टच हुआ, बॉम्बे का पहला शब्द बी था, जो भावनाओं को महत्व देता था, कला को महत्व देता था। लेकिन आज मुंबई में कितना, आज कला को महत्व नहीं है। आज पंपिंग शो, या आप कितना दबदबा या कितना प्रभाव दिखा सकते हैं, या कितनी अप्रोच, या कितना गॉडफादर किसको बना के आप चल रहे हैं, तब जाके आपको काम मिलेगा। पहले एक साधारण सा कोई भी कहीं पर भी कला किसी प्रोड्यूसर को दिखाई दे दे, प्रोड्यूसर उसे पिक कर लेता था। तो ऐसे क्या रीजन, हम हमेशा रीजन खोजते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई रीजन है कि जिसने इस अच्छी स्थिति को खराब अवस्था में बदल दिया, और खराब अवस्था को अच्छे। कई बार कोई व्यक्ति किसी जैसे मान लीजिए आप कोई दिल्ली में रह रहा है, नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, और जैसे ही जगह चेंज करता है पता चले वो कहां से कहां पहुंच जाता है, तो वो उसके ग्रह मूलांक के अलाइन हो चुका होता है, वो पॉजिटिव होगा उसके लिए।
तो क्या हम अपने बच्चों के या हम अपनी कुंडलियों से पहले नहीं बता सकते? हम्म। क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकालत में जाना है, नेता बनना है, गेम्स में जाना है, तो अगर पहले की कुंडली डिसाइड कर लें, या आप और हमें बिजनेस क्या करना है, हमें बिजनेस तो है, लेकिन बिजनेस कौन सा किस चीज करना का है, करना है? तो अगर वो पता चल जाए तो आपकी मेहनत कम होगी, इन्वेस्टमेंट इजी वे में हो जाएगा, आपको वहां पर सहायता मिलने लग जाएंगी, लोग आपको सहयोग करने लग जाएंगे और आप अपने बिजनेस को कम समय में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। दीदी, एक सवाल और 2026 को लेकर मेरा आपसे ये है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? कुल मिलाकर साफ शब्दों में आपसे पूछूं तो परिवार, ये 2026 परिवार का साथ देगा या प्यार का? अगले वर्ष प्यार वाले बिल्कुल भी रिस्क ना लेना, वो पिटेंगे क्योंकि अगला वर्ष सूर्य का है, जो नियमों के साथ में, सिद्धांतों के साथ में चल रहा है। और हाँ, घर में पुरुषों का बल बढ़ेगा, क्योंकि मुखिया होते हैं ना वो, उनका बल बढ़ेगा। तो अपने पिता को साथ लेकर, पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करें। अगला वर्ष लव मैरिज वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, और अगर कर भी ली तो वो जलेगा, वो चीज, वो रिश्ता जो है ना, हो सकता है उतना फ्रूटफुल नहीं रहे। तो अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो माता पिता को मना ले सहयोग से, और एक अंक पर जाकर बात करें, वो मानेंगे उस चीज को। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चीज होगी, मतलब घर छोड़ के ना भागे। नहीं, उससे उनको लाभ नहीं होगा, और रिश्ता भी जाएगा, और घर वालों से भी आपका वो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटास तो पड़ी जाती है। तो रिस्क अगले वर्ष तो बिल्कुल ना रहे। घर की लक्ष्मी यानी कि गृहिणियों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा अनुसरण उनको अपने पति का करना पड़ेगा, क्योंकि अगला वर्ष थोड़ा सा जो पुरुष प्रधानता है वो थोड़ा सा रहेगा। हाँ, अगर आपकी गृहिणी ही अगर 1 की है, 9 की है, 19 बॉर्न है, तब उस वक्त बल गृहिणी का, वो निर्णय उसे लेने दिया जाए तो वो पॉजिटिव रहेगा उनके लिए। लेकिन अगर ऑल ओवर हम कहें तो सूर्य के साथ में घर से बाहर जाकर जो कार्य कर रहे हैं वो पुरुष होते हैं, तो वहां पर उनका रहेगा। और महिला यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो हो सकता है कि उसका बल उस वक्त घर परिवार में उसकी बात का मान अगले वर्ष ज्यादा रखा जाए। तो कुल मिलाकर जो गृहिणियां यानी कि घर की लक्ष्मी खुद घर को रूल करती हैं, पतियों को दबा कर रखती हैं, तो कम से कम 1 साल उनको सरेंडर करना पड़ेगा अपने पति के सामने। लेकिन अगर पति अगर 7 का हो, 2 का हो, अगर 4 का हो, तब वो 1 भारी पड़ेगा, अगर वो पत्नी 1 की है तो। एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि जो हाउस वाइफ हैं और जो लड़कियां जॉब करती हैं, 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, गृहिणियों के लिए, और जो लड़की काम करती है बाहर जाकर, और उनको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये वर्ष हर किसी व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो उसमें आपने बस इतना सा करना है, स्वयं को एक से अलाइन कर देना है। नैसर्गिक रूप से यदि आपको वो अंक है, मूलांक या भाग्यांक, तो वैसे ही आपको अवसर सामने से चला के आ जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप स्वयं को, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करो क्या वो 10 तारीख है, क्या वो 1 तारीख है, क्या 19 तारीख है, क्या 28, उसमें से भी 19 तारीख बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। तो ऐसे में आप जैसे जैसे उनसे अलाइन करेंगे तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। किन राशियों वाले मूलांक वाले जो होते हैं 2026 में सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए? सेहत, जैसे इस वर्ष सेहत को सबको कहीं ना कहीं हिट हुआ है, तो अगला वर्ष एक तो सूर्य जो है वो हृदय से भी है, तो एक बार जो भी है हार्ट पेशेंट्स है उन्हें अपना जरूर एक बार प्री अलर्ट अपना टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए। हाँ, सर दर्द से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रधानता का है ना, वर्कलोड बढ़ेगा, लोग काम के प्रति अपने आप को ज्यादा झोंक देंगे। तो ऐसे में क्या सर से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ चीजों का योग बन सकता है। तो उसमें भी आप पहले से अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेकर आगे चले बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत वाला रहेगा। किस मूलांक वाले व्यक्ति को इस साल गलत काम करने से बचना चाहिए? हालांकि गलत काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोगों का नेचर होता है कि नहीं भैया हम तो गलत ही काम करेंगे, उसी से हमारा काम चलता है। 4, 8 और 7 वालों को तो इन सारी चीजों से बिल्कुल बचाव करना ही करना है, क्योंकि इनको डबल टक्कर पड़ने का योग पड़ेगा अगले वर्ष। बहुत से जो लोग हैं वो दान पुण्य बहुत करते हैं, तो क्या दान पुण्य में भी ये बात ध्यान रखना चाहिए हमें कि कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा नहीं? क्या पर उल्टा पुल्टा पड़ जाता है कि भाई किसी की राशि नहीं अलाउ करती कि भाई आप दूध दान करो, दही दान करो, चावल दान करो, दाल दान करो,
तो क्या दान करते समय भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या ये नहीं करना प्रश्न चाहिए? आपने बहुत अच्छा किया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर करते हैं। हम्म। दान आपकी ग्रहों में जो अलाउ है, दो चीज है, एक स्टोन होता है, स्टोन थेरेपी होती है, और एक दान होता है। यही वो दो परंपराएं हैं जिसका विद्वान एस्ट्रोलॉजर इन्हीं का पालन करवाते हैं। हमेशा आपकी कुंडली में जितने भी खराब ग्रह हो उनका दान अवश्य करें, लेकिन जितनी भी आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह हो, उच्च के ग्रह हो, लग्न के स्वामी हो, इनका दान कभी नहीं करें, कभी इनका गिफ्ट ना दें। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को बार बार यदि आपने डोनेट कर दिया, तब वो अच्छा भला ग्रह उच्च का भी है तो राइट टाइम पर राइट जगह आपको वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने ही चलाकर दान करके उसको कमजोर कर दिया। हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत खराबी में पड़ा है, उसका खूब दान करो। अब जैसे जैसे आप उसका दान करते जाएंगे, तब आपका खराब ग्रह आपको खराबियां देना कम कर देगा। ये है दान की महत्वता। इसीलिए हमारे यहाँ पर दान बहुत होते थे, लेकिन हर किसी को स्वर्ण दान अलाउ नहीं है। और खासकर जो एक मूलांक वाले हैं, जिनका मूलांक बन रहा है या जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, उन्हें स्वर्ण दान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही और भी जैसे अब अंकों के होते हैं, या कुंडली में जैसे जिनका चंद्र बहुत बढ़िया है, लग्न का मित्र भी है और उच्चता में, उन्हें चांदी दान नहीं करना चाहिए। उन्हें चांदी को जहाँ गिफ्ट आता है तो बहुत पॉजिटिव है, खुद को चांदी पहनना चाहिए, सूर्य वालों को खुद को गोल्ड पहनना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को तो दान और क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये पर्टिकुलर आपकी ग्रह, आपकी कुंडली आपको बताती है। तो अपनी कुंडली किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप वो जीवन भर का है, आप उस नियम को बना लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, फिर उसका जीवन भर पालन कीजिए। जो दान देना, अब उस दान जहाँ देना लिखा है वहाँ आप जन कल्याण में भी दे सकते हैं, आप परिवार में भी दे सकते हैं, और आप किसी क्षेत्र के अलग क्षेत्र में भी जाकर दे सकते हैं। फिर आप नेता हो, मान लीजिए आपकी कुंडली, आप नेता बनना है, आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दान दिया, तो अपने पूरे क्षेत्र वासियों, आपका तो काम ही हो रहा है भाई। आपने अपनी क्षेत्र की जनता को कुछ गिफ्ट करना है, मान लीजिए उनको खुश करना है, तो क्यों ना वैसा दान कर दो जो आपकी कुंडली अलाउ कर रही है। बिल्कुल सही बात। उससे जन कल्याण का काम भी हो जाएगा, आपकी वाह भी हो जाएगी, जनता भी खुश हो जाएगी, और जनता भी प्रसन्न हो जाएगी, और आपके ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो ये है दान की परंपरा का महत्व। दीदी, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राजनीति और प्रशासन की, यानी कि अधिकारियों की। साल 2026 बीजेपी के लिए कैसा रहेगा, विपक्ष के लिए कैसा रहेगा? बीजेपी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बीजेपी का पहला शब्द भी दो बन रहा है, और बीजेपी को अगर हम टोटल करते हैं तो उसका भी दो बनता है। एक चीज आपने नोटिस करी, बीजेपी 2000 के बाद उठी है, उससे पहले पूरा जो 100 साल का जैसा वो एक था। तो कांग्रेस रिपीटेशन में बहुत ज्यादा इसलिए ही रही क्योंकि वो उस वक्त था, और 2 के बाद में कांग्रेस का इतना मेल, कोई योग नहीं इतना था जहां पर। तो बीजेपी का सबसे ज्यादा उठने का कारण भी ये 2 का, इसलिए रिपीटेशन में भी रही है, और आगे भी उसके ज्यादा योग बनेंगे। अब अगला वर्ष जो है वो क्या बोलते हैं कि वापस बीजेपी का ही रहने वाला है, क्योंकि अभी मोदी जी बैठे हैं आपके यहाँ पर, अपना जो नेतृत्व करता है मोदी जी का जो है मंगल प्रधान है, तो मंगल के साथ में सूर्य की मित्रता रहती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अग्रणीय रहेगी, और मोदी जी स्वयं भी, उनकी प्रधानता अभी भी भारत पर रहेगी। दीदी, आमतौर पर यह धारणा रहती है कि जब चुनाव होते हैं सरकारें थोड़ा नरम हो जाती हैं। 2026 के सितारे क्या कहते हैं कि सरकार मजबूत होगी या नरम होगी? नहीं, 2026 में कानून बनेंगे, कानून के पालन होंगे। जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो भी है, फाइलें क्लियर होगी, इतने वर्षों से जो कार्य पेंडिंग पड़े वो सब क्लियर होने के योग है, योजनाएं बढ़ने के योग है, कार्य होंगे, और कुछ ऐसी नई योजनाएं जो जन कल्याण के लिए, क्योंकि सूर्य कल्याण का कारक होता है, तो अगला वर्ष ऑटोमेटिकली आम जन के लिए भी सुकून का कारक है कि उनके लिए कुछ योजनाएं बनेगी और उस योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। अभी तक तो कई बार होता है ना, क्योंकि राजनीति है, राजनीति के दोनों तरफ के पहलू होते हैं, तो कई बार योजनाएं बनती है लेकिन वो लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। अगला वर्ष लाभ आम जन तक जरूर पहुंचेगा, और सरकारों के नियम स्ट्रिक्ट रूप से पालन किए भी जाएंगे और करवाए भी जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए आम जन, अब मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स है, अगले वर्ष ट्रैफिक रूल्स और स्ट्रांग होंगे, तो ऐसे जो भी नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन स्ट्रांग होगा,
और जो फालतू के नियम है उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। और भारत के लिए पर्टिकुलर कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें डिसाइड की जाएगी, चाहे वो सरकारों के द्वारा की जाए, और उसको डिसाइड करके मतलब एक निर्णय दिया जाएगा कि ये निर्णय है, मानो चाहे नहीं मानो, हमने ये निर्णय दिया और इसका पालन आपने करना है। ये इस तरीके से कुछ नियमों का कार्य आगे होंगे। दीदी, मैंने आपको 2 कुंडली दी हैं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देश के जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने ये कुंडली बिल्कुल उनके तय समय के हिसाब से बनाई है, और मैंने भी चेक कराई है कई लोगों से, ये कुंडली बिल्कुल असली है। तो 2027 के लिए आप क्या कहती हैं कि अखिलेश यादव का भाग्य ज़्यादा चमकेगा या योगी आदित्यनाथ का, यानी कि किसके भाग्य में राजयोग है? देखिए, अगर ये कुंडली अखिलेश जी की है, अगर ये कुंडली योगी जी की है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कुंडली परफेक्ट होगी तभी हमारा कोई भी बात है वो सही होगी। ये अब जैसे ये हम अभी आज पहली बार इनकी कुंडली देख रहे हैं, जो भी आपके अखिलेश जी की है, इनका जो लग्न है बुध है, वाणी से ही जीत होगी और वाणी से ही हार होगी। ठीक। दूसरा, इनका जो है पंचम भाव में बृहस्पति नीचता के साथ में है। बृहस्पति किसका कारक है? धर्म का कारक। अगर आप अखिलेश जी को बचपन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देखो, ये अपनी परंपराओं का प्रति वो विरोध करेंगे, और धर्म के प्रति, क्योंकि बुध का इनका गुरु की जो नीच जो गुरु है उसकी दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जो 11th हाउस में इनका बैठा है। तो ऐसे में इनके द्वारा धर्म के प्रति शब्द जो है वो कुछ सकारात्मक नहीं बोल पाएंगे वो। लेकिन साथ में वीनस है, तो कोई भी बात कहनी है कि तो विनोद भाव में बोल जाएंगे, स्ट्रिक्टली गुस्से में नहीं बोलेंगे। कोई भी बात उनको कहनी है तो विनोद भाव में, और हर बात को हंसी में ले लेंगे, सीरियस बात को भी हंसी में लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीजें, तो ये इसी के कारण है कि इनका धर्म के प्रति कभी भी इतनी ज्यादा आस्थावान ये नहीं रहे और न कभी रह पाएंगे। तो धर्म की चीजें ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वाणी से ही जीतेंगे और वाणी से ही हारेंगे। अगला वर्ष पर्सनली तो इनके लिए हो सकता है अच्छा, क्यों? क्योंकि ये एक अंक के हैं। तो यदि ये नियम का पालन करते हैं, फिर हम कह रहे हैं, यदि ये नियमों का पालन करते हैं, यदि ये सिद्धांतों का पालन करते हैं, यदि ये अपने घर की परंपराओं का पालन करते हैं, तब तो ये जीत में रहेंगे। अदरवाइज इनके लिए ये नेगेटिव है। अगर ये सपा का नेतृत्व तो ये कर रहे हैं, तब कुछ सपा की सीटें कुछ अच्छी आ जाएगी, अगर ये नियमों के साथ चलते हैं। तो अगर इन्होंने ही अपने नियमों का खंडन कर लिया तो फिर अच्छी भली सीटें आती भी होगी तो ये खुद हार जाएंगे। ये इनका उपाय है। योगी जी का लग्न का स्वामी ही सूर्य है, तो नो डाउट योगी जी का डंका बजेगा। और योगी जी का सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो पुनः सरकार में नेतृत्व करने का योग बनेगा। और दूसरा, इनका एक चीज ये है, सूर्य का लग्न का स्वामी होने के कारण ये खुद नियम बनाते हैं, ये अनुसरण नहीं करते। इनके स्वयं के द्वारा नियम बनाए जाएंगे और पालन करवाए जाएंगे। स्ट्रिक्ट नियम बनाते हैं, ये नियमों में ढील नहीं देते। तो इस तरीके के अगले वर्ष इनके द्वारा और आपको बड़े नियम दिखाई देंगे और स्ट्रिक्टनेस दिखाई देगी। सूर्य अपना मनमौजी होता है, वो अपने वक्त पर निकलेगा। तो योगी जी ने खुद ने जो डिसाइड किया है वो उस चीज में अपने ही मन के अनुकूल कार्य को अपने आप अचीव कर जाएंगे। अगला वर्ष योगी जी के लिए बहुत फ्रूटफुल है। मतलब अंकगणित के हिसाब से अखिलेश मजबूत है, कुंडली के हिसाब से योगी जी मजबूत नहीं, कुंडली और उसके लिए भी क्या बोलते हैं, दोनों से। योगी जी का तो दोनों से बन रहा है, अखिलेश का अंक से है। हम कह रहे हैं ना, पर्सनली वो बहुत, अगर वो नियमों का पालन कर गए ना तो सपा को अच्छी जीत दिला देंगे वो। लेकिन बस वही है ना कि आप टिकट, अब जैसे मान लीजिए टिकट का जब वितरण होता है, अगला वर्ष किसका है? 1 अंक वालों का। अब टिकट वितरण करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें 1 का रिपीटिशन आ रहा है तो उनके जीत के चांसेस बन जाएंगे। 2 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, तो इन लोगों के जीत के आंकड़े ज्यादा बन रहे हैं। आप अगर ऑल ओवर भाजपा का अगर उठा के देखेंगे ना, तो अगर रेशियो देखेंगे तो आपको 1, 2, 7, 4 वाले विधायक मंत्री ये ज्यादा दिखाई देंगे। या विधानसभा नंबर 1, विधानसभा नंबर 2, विधानसभा नंबर, उनके अंदर भी इनका वो ज्यादा रोल दिखाई देगा आपको। अगर ऑल ओवर इस तरीके से ये डिसाइडेड होते हैं अपने अंकों से, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो जिस वर्ष जो नेतृत्व कर रहा है उस नेतृत्व के साथ में आपकी पार्टी के साथ चल रहा है। हाँ, 2 का
जैसे भाजपा है, भाजपा का खुद का क्या अंक है, वो 2 पर है, इमोशन है। आपने देखा हो ना, भाजपा के साथ में इमोशंस जुड़ता है, तो इमोशंस के साथ में भाजपा ने हमेशा काम किया है। कभी भी जाते तो वो जनता से जुड़ते हैं, भाव के साथ में, एक अपने प्रेम भाव उनका रहता है कि जनता के साथ में, इस कारण से जनता उनसे इमोशनली बहुत अटैच है। तो ये उसके भाजपा के पहला शब्द और बीजेपी का टोटल 2 अंक का ही कारण है। तो ऐसे ही अपने अपने अंकों का उसका रीजन होता है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया से भारत शब्द बहुत ज्यादा अच्छा था। भारत जब था तब सोने की चिड़िया था। इंडिया बनने के बाद में विस्तृत तो हुआ, लेकिन क्वालिटी में कम हो गया। तो ये अपने अपने उसका प्रभाव, शब्द का भी प्रभाव रहता है और अंकों का भी इस तरीके से प्रभाव रहता है। दीदी, अंक गणित के हिसाब से मोदी जी को लेकर क्या आपकी भविष्यवाणी है? साल उनके लिए कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री खुद रहेंगे या कोई रिप्लेस करेगा उनको? उनका एक अंक तो शायद 8 आ रहा है, और टोटल उनका कितना आ रहा हमें पता नहीं। मूलांक या भाग्यांक में से कोई एक अंक अगर सपोर्टिव है, जैसे मान लीजिए 2 है, 7 है, 4 है या 1 है, तो उनके लिए ये पॉजिटिव ईयर रहने वाला है जैसे अगला वर्ष। लेकिन 8, जैसे हमने कहा ना, 8 वालों को थोड़ा सा नियमों के साथ में चलना पड़ेगा, तब चीजें हो सकता है। जैसे इस वर्ष मोदी जी को जितना फ्रूटफुल लोगों ने अंगीकार किया ना, हो सकता है अगले वर्ष फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए। लेकिन मोदी जी का लग्न में मंगल होने के कारण मोदी जी फिर भी अपने कार्य अपनी जिद के साथ में पूर्ण करेंगे, और उस चीज को लोग स्वीकार करेंगे ही करेंगे। हो सकता है उनके कोई नियम हो, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट नियम बनाए जो लोगों को नहीं समझ में आए, या लेकिन फिर भी पालन होंगे, और कार्य सरकार शब्द जो है ना, ये अगले वर्ष स्ट्रांग रहेगी। ऑफिसर्स अगले वर्ष स्ट्रांग रहेंगे। इनका ही कार्य, इनके माध्यम से ही चीजें होनी है अगले वर्ष। अमित शाह जी को सब चाणक्य कहकर बुलाते हैं। उनके मूलांक के बारे में कोई आपको जानकारी है? जहाँ तक कि उनकी एज की बात है तो 61 साल उनकी उम्र है, और उनके बारे में कहा जाता है कि भाई जिस चुनाव में लगते हैं वो जीत जाते हैं, यानी कि विपक्ष की उनके सामने हार जाते हैं। वो नियम के साथ चलेंगे तो होगा, क्योंकि 4 बड़ी जीत भी दिलाता है, लेकिन नियम के साथ में। तो यदि वो दिमाग से यदि स्ट्रेटेजी बना के कार्य कर रहे हैं और हमेशा वो करते हैं, तो वो चीज होता है। अगला वर्ष उनके लिए है, फिर से वही नियम बनाएंगे, फिर से वो चीज करेगी, क्योंकि 4 आ रहा है और 61 का अगर योग करेंगे तो 7 आ रहा है। तो नो डाउट अगले वर्ष पुनः वो भारी पड़ेंगे हर चीज में, नियमावली भी बनाने में, या उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उस बात को पालना करवाने में भी वो भारी ही पड़ेंगे अगले वर्ष भी। दीदी, कि अब ये अंत में रैपिड फायर राउंड है, इसमें मैं क्या करूंगा कि जितने भी मूलांक हैं मैं उनके नाम लूंगा, और आपको 50 या 60 सेकंड में उनके बारे में बताना है कि उनके साल 2026 उनका कैसा रहेगा, और छोटा सा उपाय भी अगर उनको बताना चाहें तो बता सकती हैं। तो मूलांक 1 के लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। उनके लिए पहली प्रायोरिटी 19 डेट को अगर वो प्रेफर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा 1, फिर 10 और फिर 28, बाकी 1, 10, 28 और जो 19 है, इन डेट्स पर जिनका भी जन्म हुआ है, मूलांक या भाग्यांक जो बनता है वो डेट, मंथ और ईयर के टोटल करने पर बनता है। तो इन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही शुभता के साथ में, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, या आपका जैसे विवाह नहीं हो रहा है काफी टाइम से, अगले वर्ष विवाह का योग बन जाएगा। आपकी संतान नहीं हुई है, अगले वर्ष संतान का योग बन जाएगा। आप कोई चीज से निराश हो रखे हैं, अगले वर्ष जरूर ट्राई करें, आप ही का वर्ष है, आप सक्सेस होंगे। तो क्यों ना, जब आप पहले तो पता ना हो, अब आपको हम कह रहे हैं, आप जरूर बढ़े और आपका कार्य होगा। मूलांक 2 को उसको सूर्य का बल मिलता है, हालांकि 2 कम है, कम मिलेगा, लेकिन अगर 2 1 की ओट ले ले, मतलब 1 के साथ हो जाए तब उसके कार्य का सक्सेस। लेकिन 2 प्रयास, मतलब सिंगल प्रयास, जैसे 1 अंक वालों को सिंगल प्रयास में कार्य होगा, 2 वालों को हो सकता है कि 2 प्रयास लग जाएं, लेकिन इनके भी कार्य बनने के योग बने। मूलांक 3 वाले तो बृहस्पति प्रकृति के हैं, तो अगर अपने ज्ञान और बहुत ज्यादा ज्ञान से थोड़ा इतर होकर नियम के साथ में कार्य करेंगे तो उनका भी होगा, और उनको भी 1 अंक पर बढ़कर कार्य करना है उनके साथ में अलाइन होकर। मूलांक 4 को नियमों का खास रूप से पालन करना है। इस वर्ष कोई भी गलत बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, किसी को गिराकर हम कुछ हो, ये 4 अंक वालों का रहता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई गिर भी जाएगा ना, अगर वो गुस्सा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई वो गिर गया। तो ऐसे में अगर आपसे कोई हर्ट हो रहा है तो हर्ट मत कीजिए, ये वर्ष वैसे ही आपका है। तो क्यों ना नियमों के साथ में यदि आप बढ़ जाते हैं
तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। क्यों किसी को गिराना, बिना गिराए भी तो कार्य हो सकता है ना। मूलांक 5, मूलांक 5 वालों के लिए ठीक है, कि बुध का है, सूर्य और बुध का एक मेल रहता है, तो मूलांक 5 वालों के लिए भी ये रहेगा। लेकिन इसमें हो सकता है 2-3 प्रयास लग जाए आपको। मूलांक 6, मूलांक 6 के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन वो है कि उनको सूर्य के साथ में शुक्र जलता है, तो हो सकता है कि उनके लिए 100 वाला रहेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट उनको भी नहीं करना है। मूलांक 7, मूलांक 7 वालों के लिए पॉजिटिव रहेगा और उनको भी 1 अंक पर लेकर निर्णय लेना है जी। मूलांक 8, मूलांक 8 वालों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बड़ा, उनको इस वर्ष देरी करना है, थोड़ा रुक जाना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे के ईयर में करें। मूलांक 9 दीदी, मूलांक 9 के लिए पॉजिटिव है, उसे भी 1 अंक के साथ में लेकर, झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से उनको नुकसान होता है। 2026 के लिए एक कोई ऐसा महामंत्र बता दीजिए या कोई ऐसी छोटी सी आदत बता दीजिए जिससे 2026 अच्छा जाए लोगों का। सूर्योदय के साथ उठ जाए, एक पेपर पेन लें, अपने विजन को लिखें, ईस्ट की डायरेक्शन में उसे लगा दे, रोज उसे देखें, और रेड कलर को जो भी है ना, ऑरेंज और रेड कलर ये प्रीफर करें। ब्लू से ब्लैक से दूर रहे। मान लीजिए आप 1 अंक के हैं, ब्लैक कलर का सूट पहन के इंटरव्यू में गए, पता चला कि वो चीज आप ना हो, क्यों हो सकता है कि बहुत अच्छा अंक आपका, लेकिन हो सकता है आपकी कुंडली में शनि नीच का पड़ा हो, तो ऐसे में ब्लैक से दूर रहे, ब्लू से दूर रहे। तो ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, येलो कलर बहुत अच्छा है। गेम्स में भी जो अगला जो वर्ष है, तो जैसे येलो कलर का है तो वो प्रधानता रहेगी। अगले वर्ष हो सकता है कि इंडिया का इतना अच्छा रिजल्ट गेम्स में ना रहे जितना इस वर्ष रहा है। तो इस तरीके से तो अपनी चीजों को सूर्य के साथ में अपनी चीजों को अलाइन कर ले। हाँ, सिद्धांत बनाएं, विजन क्लियर रखें और कार्य को बढ़ाएं, बैठना नहीं, आलस नहीं करना है, और ना कोई पिछली जितनी भी असफलता है उसकी गणना करनी है। इस बार सिर्फ हिम्मत करनी है और रूल्स का पालन करना है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। आपका मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, बीच में रूल्स मत तोड़ देना, 2 सवाल कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। तो अगर कुछ हो भी जाए तो वहां पर नियम का पालन करते हुए आप चले जाना, भले 1 मिनट रुकना पड़ जाए, आपकी वहां आगे व्यवस्था हो जाएगी। कि हो सकता है कि वही एग्जामिनर बोल दे कि नहीं कोई बात नहीं, लेट आ गए तो भी आपको अलाउ करते हैं, लेकिन रूल का पालन नहीं किया तो वह किसी भी बात पर अननेसेसरी आपको हेडेक हो सकता है। हाँ, माइग्रेन वाले सरदर्द जिनको है वो थोड़ा सा पहले अपना चेकअप करवा के चले, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा सा सर से संबंधित कुछ जो है ना रोग का उनका वो योग रहेगा। दीदी का आखिरी सवाल, जैसे कि आपने बताया कि 1 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, और नए साल की शुरुआत ही 1 जनवरी से होती है। अब देखिए जब भी हम साल को विदा करते हैं 31 दिसंबर, लोग जश्न मनाते हैं, पूरी रात जश्न में डूबे रहते हैं, सुबह 4 से 5 बजे तक वो जागते रहते हैं, और जब सुबह उठते हैं सोचते हैं कि भाई नया साल है, हम देर से उठें, और वो 1 तारीख को ही अगर देर से उठेंगे तो उनको तो साल ही खराब जाएगा मेरे ख्याल से। साल तो खराब नहीं, लेकिन वो दिन जरूर खराब जाएगा, वो महीना जरूर खराब जाएगा। हाँ। क्योंकि सबसे पहली चीज है आप किस स्ट्रेंथ में पैदा हुए हो। अगर आप मूलांक 1 हैं तो हम ये कह रहे हैं 31 की अगर नाइट को ना करके आपको केक काटना है, दिन में काट लीजिए। हाँ। या सुबह सूर्योदय के बाद आप उसको कर लीजिए। और रही बात ये 31 की परंपरा विदेश से आई है, यहाँ से नहीं आई है, तो उसमें क्या होता है, नशे को प्रधानता मिलती है, पार्टीज को प्रधानता मिलती है। रात्रि में आपको 5-7 दिन तक उस नशे से आप बाहर नहीं निकल पाते, होश नहीं, आप काम पर नहीं जा पाते हैं, होता है ना, उसका इफेक्ट आता है। अब आप पूजा पर बैठो, दीपावली की पूजा पर बैठते हैं, आप दूसरे दिन एनर्जी आती है, आप सब लोगों से मेल मिलाप होता है। आप जो भी पार्टी रात को करके आए, आप दोपहर के 2 बजे तक आप उसको कॉल लगाओ। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए लेकर बैठे, उसके बिजनेस के फायदे के लिए लेकर बैठे, वो 2 कॉल ही नहीं उठाएगा। तो वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को आपको आना चाहिए कि आप क्या कार्य करें। कर्म प्रधान है, आप जो कार्य कर रहे हैं। अब 31 की रात, 31 4 अंक है, तो आपने देखा ना उस दिन रात को लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोई ड्रिंक का कारण भी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। अंधेरे का कारक है, अंधेरे में आप वो सब जश्न मना रहे हैं, तो ये बाहर के लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि वहां नियम नहीं है। बाहर के लोगों में इतने वैसे नहीं है, वहां पति पत्नी का सब जन्म का रिश्ता नहीं माना जाएगा, वहां माता पिता और बच्चों का मेल वैसा नहीं रहेगा, वहां सब अपना जीवन को, लाइफस्टाइल को अलग अलग तरीके से, तो वहां अलाउ है। भारत में अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए परिवार, हमारे लिए धर्म, हमारे लिए देव, हमारे लिए हमारे जो परंपराएं हैं वो सब महत्व रखती है। तो उसके अनुकूल होकर ही हमें चलना पड़ेगा, हमारे ही देव हमें ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए।
तो दोस्तों, आपने एस्ट्रो दीदी की तमाम बातें सुनी, आपने सुना कि कैसे एक अंक वाले लाभ कमा सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अगर सही तिथि पे सही समय पर अपना काम करें तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एस्ट्रो दीदी के इंटरव्यू को आप पूरी तरह से सुने और जो भी आपका मूलांक है, जो भी आपका भाग्यांक है, उसके अनुसार काम करें। कुल मिलाकर एक बात मैंने इस पूरे इंटरव्यू में समझी कि ये जो आने वाला साल है, ये सूर्य का साल है। अगर आप नियम कानून और सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी बड़ी शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।